ब्रेक के बाद एक बार फिर से हम हाजिर हैं। आइए शुरुआत करते हैं। मैं डॉक्टर साहब से अपना सवाल पूछने वाली थी। डॉक्टर्स, व्हाई डू यू थिंक सोहेल बाप बन गया है और समीना ने इतनी बड़ी न्यूज़ अपने हस्बैंड को नहीं बताई? व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन हर माइंड? क्यों नहीं उसने बताया? कि क्या सोच रही है वो कि क्यों नहीं उसने बताया? ऐसा कौन सा दोनों के बीच प्रॉब्लम्स हो गए जो आज वो नहीं बता रही है? कल्चर, एनवायरनमेंट, प्रेशर। उसने बाप ने उसको बोला है खबरदार तूने ये किया तो। ये क्या हो रहा है? ये हम एज ए माँ बाप हमने हमारे बच्चे के दिमाग में क्या डाल रहे हैं कि तू इतनी दूरियां रखना, ये करना, वो भी आज के ज़माने में, व्हाट्सएप के ज़माने में, मोबाइल के ज़माने में। व्हाट्सएप से ही वो लीक हुआ है जी। तो व्हाट्सएप के ज़माने में उसको देखिए, ये मौलाना साहब ने बिल्कुल बजा फरमाया कि ये एक्चुअली हस्बैंड वाइफ का प्रॉब्लम है ही नहीं। समीना के डैडी जजमेंटल, सोहेल की मम्मी जजमेंटल, और ये आपस में ही हो रही है। और ये इसका अगर नुक्ता देखो आप, बिल्कुल अगर पीछे चले जाइए, हिस्ट्री में चले जाइए, तो इसका नुक्ता कहां से हुआ है? हिना दहेज बहुत लाई, तू दहेज नहीं लाई। ये एक चिंगारी से सारी अंगार भड़की है। हम कौन से जमाने में जा रहे हैं? कौन से इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं? और ये एक बाप होने के बाद में, भले तेरा हस्बैंड तुझे अगर एसएमएस करता है, व्हाट्सएप करता है, तो यू कीप इन कॉन्टेक्ट विद, यू कीप इन टच विद हिम। व्हाट्स रॉन्ग इन इट? ही इज योर हस्बैंड। बाप को इस तरह मोटिवेट करना चाहिए, न कि तुम बिल्कुल इतनी बड़ी खबर। आपने उसके नॉन वर्बल देखे? सोहेल के नॉन वर्बल कैसे थे? जब उसको पता चला कि अल्लाह ने मेरे घर में औलाद दी है, उसका चेहरा बिल्कुल खिल गया, नूरानी हो गया। ये नूर उसके अंदर था। ये उसकी वाइफ समीना ने ये खबर छुपाने के वजह से, ये उसके 9 महीने जो उसको जो इमोशनली पैम्परिंग करना चाहिए, नर्चरिंग करना चाहिए अपनी वाइफ को, समीना को, ये उस बात से वो महरूम रह गई। और इसकी वजह उसके अब्बा या उसकी अम्मी, जिन्होंने उसको प्रेशर दिया कि यू डोंट हैव टू लीक दिस, व्हाट इज देयर? एनीथिंग एक्स्ट्रा इज पॉइजन। जो दादी हैं, दैट वो भी तो दादी बन रही हैं। व्हाई इज शी नॉट हैप्पी? राइट नाउ यू आर नॉट, शी इज अ डोमिनेंट पर्सनालिटी। शी इज नॉट गोइंग टू, वो कुछ समझने वाली नहीं है। आप कितना भी उसे समझाएंगे, सिर्फ मैं ही हूँ, आई मी माई सेल्फ, वो कॉन्सेप्ट उनमें बसा हुआ है। तो जब समीना सोहेल को नहीं बताती है, तो समीना की भी, हम लेडीज लोग हम कहते हैं ना कि हम नहीं सेंसिटिव, वी आर वेरी स्ट्रॉन्ग, बट हमारे में क्रिएट किया जाता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, तुम नहीं करोगी, तुमको ऐसा नहीं करना है। बेटा वो लोग ने कैसा किया है, वो गुस्से से नहीं, हम क्या करते, प्यार से उसको मोल्ड करते। बेटा उन्होंने कैसे किया आपके साथ, अभी भी आप वहां पे जाओगे, अभी भी आप ऐसे करोगे। तो पॉजिटिव वे में उनको नेगेटिविटी डाली जाती है, प्यार से गोल मोल कला के, प्यार से, कि नहीं बेटा अभी ऐसे नहीं करना, बच्चा ऐसे करोगे तो ऐसे हो जाएगा, वैसे करोगे तो वैसे। तो वो समीना हेल्पलेस हो जाती है कि अगर मैं यहाँ से करूंगी, मेरे माँ बाप अगर मुझसे अपसेट हो गए तो मैं कहाँ जाऊंगी। तो उसे दोनों वेट रखना है। आप सिर्फ ऐसे मत सोचिए समीना ने नहीं बताया, बट देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट, उसने बताया क्यों नहीं? क्योंकि अगर उसके माँ बाप उसे बोल देते कि मैंने तुझे मना किया फिर भी तूने किया, अभी क्या करना है, तो फिर वो बच्चा क्या करेगा? शी इज इन टू अ स्टेज वेयर शी कैन नॉट गो हियर, नॉट शी कैन गो देयर, शी इज इन अ मिडिल स्टेज। सेम गोज फॉर सोहेल, ना वो समीना के पास जा सकता है, ना माँ बाप के पास जा सकता है। और उसका हमको फिल्म में भी बताया कि उसकी फाइनेंशियल स्टेटस भी इतनी वो नहीं है। दोनों जगह से सिचुएशन टाइट है, दोनों को मिलना है, बट बीच में बहुत बड़ा दरिया है और ब्रिज भी नहीं है, जाए तो कैसे जाओ, क्रोकोडाइल्स बैठे बीच में, तो डर गए हैं। वेरी वेल सेड। दैट इज अ सिंपल थिंग। और ये चीजें न कहीं हमारे दिमाग में, मैं उसको दिखाऊंगी, मैं उसको बताऊंगी कि किसको दिखाओगे? ये मेरे बच्चे हैं, अपने बच्चे हैं, अब किसको दिखाओगी और क्या दिखाओगे? थोड़ा सा झुक जाओ, अपनी बहू है, अपना बेटा है, आने वाली मेरी नस्ल है, थोड़ा झुक जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, कोई बड़ा नहीं बनने वाला है, कोई छोटा नहीं बनने वाला है। क्योंकि जिस दिन आप बहू लेके आते हो, उसी दिन अगर आप समझ गए हो कि नहीं ये मेरी बहू आ रही है, मेरी, मेरे बेटे की नहीं, मेरी, तो उस टाइम से आपका माइंड कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएगा। मेरी है, ये क्या है, लावी बहू लाविया, हाँ बहुत सारी है, दिकरा ने गमी गई, लड़के को अच्छी लग गई, नहीं ये मेरी है, मेरी है। तो जब ये मेरी का कॉन्सेप्ट आता है तो बहू को भी लगता है कि नहीं इसने मुझे अच्छे से एक्सेप्ट कर लिया, इमोशनली, फिजिकली, स्पिरिचुअली, हर हाल में। मेरा मियाँ
बहुत सारे केसेस होते हैं कि हस्बैंड इज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट, बस सास ससुर की वजह से बहू बैठी है घर में। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि फर्स्ट स्टेज पे आप उसे पूरा अपने आप में कैप्चर कर लो कि वो कहीं जाए ही नहीं। तो ये नौबत आने वाली ही नहीं है इंशाल्लाह। मौलाना साहब, जैसे कि हमने क्लिप में देखा कि मैरिज काउंसलर की एडवाइस पर सोहेल फाइनली ये फैसला ले लेता है कि वो अपने माँ बाप से अलग होकर समीना और अपने बच्चे के साथ एक अलग ज़िंदगी बसर करे। तो सवाल एक्चुअली ये है कि क्या सोहेल ने अपने माँ बाप के साथ इंसाफ किया ये स्टेप उठाकर, और उसका दूसरा हिस्सा ये है कि क्या वो उनके एक अलग घर में रहने के बावजूद भी अपने माँ बाप के हुकूक को पूरा कर पाएगा, या फिर वो एक अल्लाह की नज़र में गुनहगार बन गया? देखिए, जहाँ तक ये बात कि वो अलग घर में अगर रह रहा है तो क्या माँ बाप के साथ इंसाफ कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो हकीकत ये है कि इसका रिश्ता माँ बाप से नहीं टूटना चाहिए। और इसकी एक मैं मिसाल दूं कि इसी सुहेल का छोटा भाई वो भी तो अलग रह रहा है, दुबई में रहता है वो भी अलग रह रहा है। जी हाँ, लेकिन क्या माँ बाप से उसका रिश्ता टूट गया? बिल्कुल नहीं। अलग रहना बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं रखता, अहमियत इस बात की है कि रिश्ता बाकी है या नहीं बाकी है। जी, अगर ये अलग रहकर, देखिए जॉइंट फैमिली आप उसी को कहते हैं जहाँ एक छत के नीचे अलग अलग कमरों में फैमिलीज रहती हों। अगर बॉम्बे में छोटे छोटे रूम्स हैं, एक ही फ्लोर है और उस फ्लोर पे सारी फैमिली रह रही है, तो क्या उसको आप जॉइंट नहीं कहेंगे? उसको भी तो आप जॉइंट कहेंगे। जी, जॉइंट फैमिली का तसव्वुर ये नहीं है कि एक छत के नीचे रहें। जी, जॉइंट फैमिली का तसव्वुर ये है कि सब एक साथ दिल मिला कर रहें। और दिल मिला कर रहने में हो सकता है कि फ्लोर चेंज हो सकता है कि बिल्डिंग एक है वो थर्ड फ्लोर पे या फर्स्ट फ्लोर पे, तब भी जॉइंट फैमिली शुमार हो सकती हैं। घर अलग ले लेने से ऐसा नहीं है कि आप ये कहें कि फिर ये माँ बेटे का रिश्ता टूट गया या बाप बेटे का रिश्ता, नहीं। ये लोग साथ में एक घर में न रहकर भी साथ रह सकते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि एक घर में रहकर भी दो चूल्हे जलते हैं। जी हाँ, तो फिर वो आप जॉइंट फैमिली तो उसको आप नहीं कहेंगे। जी हाँ, मैं जिस बात की तरफ मुतवज्जे कराना चाह रहा हूँ वो ये बात है कि जो असल जिम्मेदारी है माँ बाप का ख्याल रखना, वो बेटे की जिम्मेदारी, सुहेल की जिम्मेदारी है। जी, और सुहेल की इस वक्त दो जिम्मेदारी है, जी, एक अपनी वाइफ और अपने बच्चे का ख्याल करना, दूसरे अपने माँ बाप का ख्याल करना। वो अगर इन दोनों का ख्याल रखने के लिए दो अलग अलग जगहों के ऊपर, पेरेंट्स अलग घर में रहने, खुद अपने अलग घर में रह रहा है, लेकिन माँ बाप का ख्याल रख रहा है, तो बिल्कुल सही है। शरई तौर के ऊपर कोई ना मुश्किल है ना शरीयत को कोई एतराज़ है। एतराज़ तब है कि जब औलाद अपने वालिदैन का ख्याल न रखे, और ये तब भी हो सकता है जब घर में साथ रहते हों, तब भी हो सकता है जब घर से अलग रह रहे हों। तो असल जो जिम्मेदारी है वो घर में माँ बाप के होने के साथ उनका ख्याल रखना। बिल्कुल सही है। और हमारे लिए आइडियल जो है वो मासूमीन की ज़िंदगी है। एक किताब में देख रहा था कि जिस वक्त मौलाए कायनात और शहज़ादी कायनात का अक़्द हुआ तो पैगम्बर इस्लाम ने पूछा कि अली तुम फ़ातिमा को लेकर कहाँ जाओगे? तो उस वक्त पैगम्बर इस्लाम को ये मशवरा देना पड़ा कि फ़लाँ की ज़मीन जिसमें रहते हैं कुछ लोग वहाँ पर, यानी उसी घर में जहाँ पर मौलाए कायनात यानी पैगम्बर इस्लाम करता हुआ, तो किसी और की ज़मीन थी, का उस ज़मीन को इजारे पे किराए पे लो और वहाँ पर एक उस ज़माने में जैसे भी बनता कोठरी कमरा जो भी कहें वो बनाओ, और फिर रुखसती बाद में हुई है, अक़्द पहले हुआ है। तकरीबन 40 से 50 रोज़ के दरमियान की तारीख़ लिखी है कि शहज़ादी रुखसत होके गई हैं। अच्छा, क्या वहाँ कोई इख्तिलाफ था? क्या शहज़ादी कायनात से बढ़ के कोई रसूल अल्लाह की खिदमत कर सकता है? कभी नहीं, क्या मौलाए कायनात से बढ़ के अपने वालिदैन की वो कोई खिदमत कर सकता है? बिल्कुल नहीं। तो अब ये ज़िंदगी का पैगाम है, वाज़े पैगाम है कि इंसान साथ में रहे या अलग रहे, अगर अपनी ज़िम्मेदारी को पूरा कर रहा है तो इसमें कोई हरज नहीं, अलग रहने में कोई हरज नहीं है और अलग रह सकता है। इस बात की तायीद करते हुए एक जुमले का और इजाफा कर दूँ इसमें कि जनाब ज़हरा सलावतुल्लाह वसलामु अलैहा अलग घर में रहीं, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपनी मदर इन लॉ की इतनी खिदमत की कि उन्होंने ये जुमला फरमाया कि मुझे फ़ातिमा जैसी जो बहू मिली वैसी बहू कहीं और नहीं मिली। इसके माना ये है कि अलग रहने के बावजूद रिलेशन और ख़िदमत का जो एक ताल्लुक़ वो बाकी रहना चाहिए, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है।
हो सकता है कि दीवारें अलग अलग हैं, घर अलग अलग है, लेकिन इसके बावजूद आपस के गहरे रिश्ते दिलों को करीब किए रखते हैं। दीवारें दिलों को करीब नहीं करती हैं, बल्कि हालात, माहौल और इंसान का अखलाक है कि जो दिलों को मिला कर रखता है। बिल्कुल, माशाल्लाह। डॉक्टर साहब, जैसा कि हम देखें, हमारे दिमाग में एक थॉट ये बस गई है, अगर कोई मुल्क से बाहर बेटा एक अच्छी ज़िंदगी की तलाश में रह रहा है कमाने के लिए, वो बुरी औलाद नहीं है। लेकिन अगर क्योंकि अब ये बेटा भी अच्छी ज़िंदगी की तलाश में ही अलग हो रहा है, लेकिन ये बुरी औलाद है क्योंकि ये माँ बाप से अलग होके उसी शहर में अलग रह रहा है, क्यों हमारे दिमाग में ये थॉट है? और जैसा कि जो हमारे मैरिज काउंसलर ने एडवाइस किया है सोहेल को, इज़ इट अ वेरी गुड एडवाइस टू गो इन अ न्यूक्लियर फैमिली? डू यू थिंक दे विल बी एबल टू हैंडल इट? एज ए माँ बाप हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम हमारे बच्चे को प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बताए, सिखाए, लाइफ के चैलेंजेस किस तरह फेस करना, उसको ये बात बताए। तब जाके मेरा बेटा इवॉल्व होगा, तब जाके मेरा बेटा मेच्योर्ड होगा लाइफ के अंदर। एज ए माँ बाप अगर मैं उसको सिक्लूडेड करके पकड़ के रखूँगी तो वो इवॉल्व नहीं हो पाएगा, चैलेंजेस फेस नहीं कर पाएगा, और उसका ग्रोथ जो है वो नहीं हो पाएगा। मुझे एज ए फादर मुझे पॉजिटिव सोचना चाहिए कि बेटा तू अलग रहे, खुश रहे और ग्रोथ कर, एंड मुझे मेरी परवरिश के ऊपर भरोसा है कि तू मेरा साथ नहीं छोड़ेगा। मैंने उतने खुलूस से तेरी परवरिश, पेरेंटिंग की हूं कि तू कहीं भी दूर नहीं जाएगा। मुझे तेरे को जाना है तो जा, लेकिन जा नहीं पाएगा बिकॉज मैंने तुझे वो परवरिश दी हूं। अगर ये कॉन्फिडेंस से अगर अपने बच्चे को बाहर भेजो, तो चाहे अमेरिका भेजो, चाहे पड़ोस में भेजो, चाहे लंका में भेजो, मेरा बेटा मेरा ही है, मेरा ही रहेगा, चैलेंज भी फेस करेगा, ग्रोथ भी करेगा। और क्यों इतना छोटा सोचते हो कि सिर्फ मेरा ध्यान रखेगा? इतनी छोटी सोच क्यों? मेरा भी ध्यान रखेगा, मेरे पूरे खानदान का रखेगा, मेरी पूरी कौम का ध्यान रखेगा, और जरूरत पड़ेगी तो मेरी पूरी कंट्री का ध्यान रखेगा। तो उतना बड़ा है क्योंकि मैंने तुझे परवरिश दी है। अगर इतनी बड़ी सोच होगी तो इंशाल्लाह ये नतीजा भी आएगा कि वो आपकी मॉरल सपोर्ट से वो आगे बढ़ेगा और चांद तारे छू के आपके कदमों में लाके रखेगा। वेरी वेल सेड, परफेक्ट। जैसे कि हम लोगों ने क्लिप में देखा, क्लिप के मुताबिक तो सोहेल के वालिदैन ने उसे इजाज़त दे दी अलग घर बसर करने की, अलग ज़िंदगी बसर करने की। अगर यूँ होता कि अगर सोहेल के माँ बाप इजाज़त नहीं देते, तो जैसे कि उन्होंने कहा कि माँ बाप या बीवी, तो किसे चुनना चाहिए था सोहेल को? क्या सही होता? देखिए, ये जो कहा है, ये अंदाज गुफ्तगू का बिल्कुल सही नहीं है। जब तक इंसान बालिग नहीं है, आकिल नहीं है, उस वक्त तक तो उसको फैसले की ताकत नहीं है, लेकिन बालिग होने के बाद खुद फैसले का इख्तियार खुद इस इंसान को है जी। ये कहे कि मोहब्बत में, जज्बात में उसके ऊपर पाबंदी लगा ले मॉडरेशन के, या हम या बीवी, ये सही नहीं है जी, बिल्कुल। बल्कि हकीकत में दोनों के हक़ को समझते हुए गुफ्तगू होनी चाहिए। वरना यहाँ पर शरीयत ने ये बात कही है कि माँ और बाप की इताअत करना वाजिब है, उस हद तक वाजिब है कि जब तक गुनाह ना हो जी। लेकिन अगर माँ और बाप किसी गुनाह में पैरवी करवा रहे हैं, इताअत करवा रहे हैं, तो वहाँ पर जायज़ नहीं है गुनाह की तरफ। और बीवी से अलग करना ये एक बहुत बड़ा गुनाह है जी। बच्चे से अलग करना ये बहुत बड़ा गुनाह है जी। जज्बात में आके, एहसास पे आके इस तरीके की बातें कह देना, ये माँ बाप की तरफ से बिल्कुल सही नहीं है, या उनकी तरफ से जिस तरीके का अंदाज अपनाया गया है ये बिल्कुल शरीयत के लिहाज से बिल्कुल सही नहीं है। बल्कि दूसरे इसके ऑप्शंस हो सकते हैं, तरीके हो सकते हैं, उसको इख्तियार करना चाहिए। ज़की हसन साहब, आपसे जानेंगे। जी, बिल्कुल सही कहा मौलाना ने। वाकई तौर पर माँ को इस किस्म का जुमला नहीं कहना चाहिए जी। इसलिए कि हालात ऐसे नहीं है कि उसको किसी एक का इंतखाब करना पड़ जाए। जी। अच्छा, क्या गारंटी है कि ये बच्चा अपनी वाइफ को छोड़कर, बेटा सोहेल वाइफ को छोड़ के आ जाएगा तो माँ ही का हो जाएगा? जी हाँ। ऐसा तो नहीं है। और दूसरी बात ये है कि अब इस वक्त जो बच्ची दुनिया में आई है उसको बाप चाहिए, वो बाप कहाँ से उसको मिलेगा? जी हाँ। अगर दुनिया में किसी भी शख्स से जाकर
ये इस बच्ची की माँ शादी कर ले, उसको बाप नहीं मिल सकता। और जो इस्लाम ने या दुनिया में जो निज़ाम है, उस निज़ाम में किसी भी बच्चे को माँ और बाप दोनों की ज़रूरत होती है। और इसीलिए डॉक्टर साहब मुझसे बेहतर जानते हैं, इस मैदान में मैंने काफ़ी बच्चों को गौर किया कि जिन बच्चों के साथ सिर्फ माँ रहती है, या जिन बच्चों को सिर्फ बाप के साथ रहने का मौका किसी भी वजह से, डेथ की वजह से, डिवोर्स की वजह से, किसी भी रीज़न से, उन बच्चों का कल्चर और उन बच्चों का मिजाज अलग हो जाता है उन बच्चों से कि जो माँ बाप के साथ रहती हैं। जी इस बात को हम लोग कभी कभी महसूस नहीं कर पाते हैं। ठीक है, माँ की जिद की वजह से बेटा अपनी माँ के पास आ जाएगा, लेकिन वो बच्चा कि जो अभी अभी दुनिया में आए, वो तो अपने बाप से दूर हो जाएगा। अब इस वक्त सुहेल को तरबियत की ज़रूरत नहीं है, इस आने वाले नए बच्चे को तरबियत की ज़रूरत है। सुहेल उस स्टेज तक आ चुका है कि अब वो माँ बाप के सिखाने से बहुत सारी बातों को नहीं सीखेगा। इस बच्चे को ज़रूरत है, यानी इस दादी को इस बात को अच्छी तरह समझना चाहिए, चूँकि इनके सीने में भी दिल है और वो दिल बेटे की मोहब्बत के लिए धड़क रहा है, तो इस बाप का दिल भी तो अपनी बच्ची की मोहब्बत के लिए धड़केगा। ये तो फील करना चाहिए और ये यहाँ पर महसूस नहीं किया गया। एक बात जो इस फिल्म में दिखाया गया कि बाप ने उसी सिचुएशन में जब माँ गुजरी तो उसने कहा मैं तुम्हें आँख कर दूंगा। जी हाँ, मेरा सवाल इसी से मुतालिक था कि आँख की बात हो रही है कि ये आँख जो है, ये आँख उसी वक्त किया जा सकता है जब नाफरमान हो। यहाँ नाफरमानी नहीं है, गुनाह में वो बात नहीं मान रहा है, गलत बात में उनकी पैरवी नहीं कर रहा है, तो आँख वो कर भी दें, ज़बान से कह भी दें, सब कुछ करें, शरीयत के लिहाज से आँख नहीं किया जा सकता। शरीयत के लिहाज से आँख उसी वक्त होगा जब वाक़ईन वो गुनाहगार हो, नाफरमान हो। लेकिन यहाँ पर एक गलत काम के लिए उनसे कहा जा रहा है बेटे से, और फिर उसमें जो है माँ और बाप कह रहे हैं कि अगर तुमने ऐसा किया तो माफ़ कर देंगे। नहीं, बेटे को मियाँ बीवी से और औलाद से अलग करके अपने से करीब करने के लिए अगर ये आँख करें, बहुत ज़्यादा ताकीद है। खुद आग़ाए सिस्तानी हफ़ज़हुल्लाह ताला जो मर्ज तक़लीद है, इनकी खुद इनका फतवा और हुक्म यह है कि ऐसी सूरत में आँख जायज़ ही नहीं है। यानी आँख अगर कर भी दे माँ तो आँख नहीं कहलाएगी औलाद। कहीं ना कहीं इमोशनली ब्लैकमेल, हम लोग बोलना नहीं चाहिए ये अल्फाज टीवी के ऊपर, लेकिन ये ही हो रहा था वहाँ पर कि इमोशनली ब्लैकमेल अपने बच्चे को कुछ भी करके मैं आपको छोड़ूंगी नहीं, आपको रोक लूंगी। तो सही बोला। जल्दी से हमारे शो को बस ख़त्म होने वाला है, लेकिन मैं आपसे सवाल कर लूँ, जैसा कि सुहेल के फादर कह रहे हैं कि आज के यूथ के लिए बड़ों की जो एडवाइसेस है वो एक दखल अंदाजी है, एक इंटरफेरेंस है, तो क्यों आज के यूथ का ऐसा मिजाज हो गया है कि अगर उन्हें कुछ समझाओ तो वो बहुत जल्दी डिफेंसिव हो जाते हैं और उसको एक दखल अंदाजी समझते हैं, और क्यों एक एडवाइस की तरह नहीं लेते? क्योंकि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, हम बच्चों को समझाते नहीं हैं, हम बच्चों पे डोमिनेट करते हैं कि नहीं ये तो करना ही है। बैठ के ये चीज़ क्या होती है, जो हमारे बच्चे रहते हैं, भले टीनेज में चले जाए, वट एवर, दे आर ऑल वेट सीमेंट। हम जैसे उनको मोल्ड करेंगे उतना है। और जो हमारे आज के बच्चे, वो गुस्से से नहीं समझेंगे, कितना भी आप गुस्सा करोगे वो आपको उसका एक्शन का रिएक्शन देंगे। आप जितना प्यार से समझाओगे, भले वो 2 साल का बच्चा हो, 4 साल का हो, 14 का हो कि 20 साल का, जितना प्यार से समझाओगे उतना उसको प्यार की भाषा अच्छे से समझ में आएगी। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप कोई चीज़ प्यार से उसको मोटिव समझाते हो प्यार से, तो वो आपकी बात समझेगा। आगे जाके ऐसे आप कहोगे कि नहीं ये करना है वो करना है, तो वो कभी नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आपने उसके साथ वो बॉन्ड किया ही नहीं है। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। के अब्बा ने उनको जो तालीम दी है वो सोहेल को दे रहे हैं, विच इज जनरेशन गैप के हिसाब से, जैसे सभा मैडम ने बताया कि हमको टाइम के हिसाब से अप्रोच बदल दो। पहले मौलाना साहब तो बहुत ही माशाल्लाह यंग है, लेकिन आपके ज़माने में जो उस्ताद हो गए उसके हाथ में छड़ी होगी या फूट रूल होगा। आज के ज़माने में इट इज़ नॉट अलाउड, अप्रोच चेंज हो गया। अब काउंसलिंग यही बताती है, साइकोलॉजी यही बताती है कि प्यार से कौन सा काम नहीं होता है, गुस्सा करने की क्या ज़रूरत है। यू बिलीव इट और नॉट, काउंसलिंग में इट इज़ देयर कि हम अपने बच्चे को एक लाफा भी नहीं मार सकते, क्योंकि वो जो हम अभी एक लाफा मारते हैं उसको, वो लाफा मार 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 के इतने लाफे जमा हो जाते हैं कि जब वो बड़ा हो जाता है और रिबेल करता है तो वो एक साथ में इतना जोर से मार देता है कि वो सब लाफों का एक निचोड़ निकल जाता है।
इज जस्ट टू एक्सप्लेन यू के व्हाट इज द और कॉन्सेप्ट. यही आपने देखा, सोहेल ने सप्रेस करते करते लाफे खा, इमोशनल लाफे खा खा के क्या हुआ, उसने वेरी उसका डिसिप्लिन हो चाइल्ड था कि गया। उसने खाली कप के ऊपर छोड़ा. डॉक्टर्स जल्दी से, टाइम हमारे पास बहुत कम है. यू गिव मी 5 pointers ऑफ डूज इन अ जॉइंट फैमिली एंड यू गिव मी 5 pointers ऑफ डोंट्स इन अ जॉइंट फैमिली. क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वेरी क्विकली. अनकंडीशनली एक्सेप्ट मेरी बहू है, जैसे शर्मा मैडम ने बताया कि मेरी बहू है, मेरी बेटी है. सेकंड. एक्सेप्ट अनकंडीशनली. ओके. दूसरे, मेरे बच्चे को मुझे ये बताना चाहिए कि तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तुम्हारी वाइफ. परफेक्ट. थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, जो भी आप नाम दो, जितने भी नाम दो, अंडरस्टैंडिंग 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 ओके. दोनों जगह होनी चाहिए. और सबसे बड़ी बात जो मैंने मेरी माँ से सीखा है, मैं शायद मौलाना साहब एक्सेप्ट करेंगे, सभा मैडम एक्सेप्ट करेंगी, हर इंसान के अंदर, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, सब्र से काम लो, हर चीज का हल निकल जाएगा. दिस टू शैल पास. ओके. सबर सबर सबर, अंडरस्टैंडिंग अंडरस्टैंडिंग अंडरस्टैंडिंग. मैं समझता हूँ अगर ये 4-5 चीज़ें खाली हर लड़की या हर लड़का अपने अंदर उतार ले तो मैरिज इज़ अ वेरी वेरी फ्रूटफुल, बहुत ही अच्छी ज़िंदगी है. मॉरल सपोर्ट, फिजिकल सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट, इंटेलेक्चुअल सपोर्ट, स्पिरिचुअल सपोर्ट, ये सारे सपोर्ट मिलेंगे तो फाइनेंशियल सपोर्ट ऑटोमेटिकली आगे बढ़ेगा और उसी से खुशहाली आ जाएगी इंशाल्लाह. डॉक्टर, थैंक यू. डॉक्टर सबा, डोंट्स इन अ जॉइंट डोंट्स, द फैमिली. मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज डू नॉट इलेबोरेट योर प्रॉब्लम अगर आता है तो उसको मैग्नीफाइंग ग्लास के साथ बड़ा मत कीजिए. जॉइंट फैमिली में बहुत ज़रूरी है. सोहेल की प्रॉब्लम, कम जंपिंग टू कंक्लूजन पे जंप मत कीजिए. फैमिली के साथ बैठ के मशवरा कीजिए. थर्ड थिंग वेरी इंपॉर्टेंट है, हम लोग अपने आप को जल्दी से सेंसिटिव बना देते हैं कि नहीं ये हो ही नहीं सकता है, इनसिक्योर बना देते हैं जॉइंट फैमिली, बल्कि हमको उसे सपोर्ट करके दें. तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, थर्ड थिंग दैट यू कैन डू इज ऑलवेज डू नॉट मेक योर सेल्फ मेंटली वीक in a joint family because that is your strength. And I think I'm done with 4. Yeah, and the 5th point is we always keep on searching negativity in a joint family. सब अच्छा है बट कुछ ना कुछ कहीं से एक नेगेटिविटी तो निकालना ही है और वो वाजिब है. So don't do that. So don't do that. These are the Okay. things you have to be really really careful. Perfect. मैं Thank you. ऐड करूँ सवाल, आप इजाज़त दे तो मैं ऐड Please, करूँ. please, yeah. आई कैन डू इट, ये इंशाल्लाह हो जाएगा. व्हेन यू Inshallah. से आई कैन डू इट, देन दूसरा सवाल अपने, दूसरा सॉल्यूशन अपने दिमाग में आएगा, हाउ आई कैन डू इट. Inshallah. और हाउ आई कैन डू Yeah. इट आएगा तो जवाब मिल जाएगा इंशाल्लाह. Inshallah. सॉरी. It's okay. इसी तरह मौलाना साहब, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूँगा कि अगर आप मुझे ऐसे 5 अमल बताइए जहाँ हम खुसूसन जॉइंट फैमिली के लोगों के लिए जो जिससे करने से ये सब रिश्ते जो बिखर जाते हैं वो ना बिखरें. देखिए, मैं सबसे पहली बात कहूँगा, जो इस्लाम का प्रिंसिपल है, इस्लाम ने हमें सिखाया है, इहतरिम तुहतरम. जी. दूसरों को रिस्पेक्ट दो, तुम्हें रिस्पेक्ट मिलेगा. जी. ये बहुत अहम बात होती है कि हमारे वहाँ, हमारी सोसाइटी में हम बड़ों को रिस्पेक्ट देना जानते हैं और इसकी एक उम्मीद भी होती है, जी. लेकिन बच्चों का भी रिस्पेक्ट है, इसकी तरफ भी हमें तवज्जो देनी. हत्ता वो 2 साल का बच्चा भी हमसे रिस्पेक्ट की उम्मीद रखता है. जी. वो ना कह पाए, 10 साल 20 साल, अगर मुझसे कोई भी छोटा है उसका भी हमें एहतराम करना है और हमें अपने से बड़े का एहतराम करना है. और जाहिर है कि इस पर तफसीली गुफ्तगू मुझे इस वक्त नहीं इस पर गुफ्तगू करनी है. जी हाँ. दूसरी अहम बात, हमारे घर के माहौल को बेहतर बनाने के लिए मशवरा बड़ी अच्छी चीज़ होती है. हम छोटे मोटे काम करने के लिए भी अगर पूछ लें, बहू अपनी सास से पूछ ले कि आज मुझे क्या सब्जी बनानी है, जी. उसका दिल बड़ा हो जाएगा कि नहीं, मुझको इसने आज पूछ इस लिया. लायक समझा कि मशवरा लिया. जी हाँ. और अगर बहू से वो सास भी पूछ ले, आज मैं क्या कपड़ा पहन के जाऊं, कौन सी बड़ी बात है. ये जो मशवरा है ये दिलों को जोड़ता है. इसी तरह से एक और चीज़ बड़ी अहम होती है जो घरों को जोड़ने में बड़े काम आती है, वो लोगों का आपस में एक दूसरे से मिलना. कभी कभी हमारे साथ ये होता है कि हत्ता वीकेंड में भी फैमिली एक साथ बैठ के, हत्ता डाइनिंग टेबल पे भी नहीं बैठ पाती. जी हाँ. बैठना, आपस में एक दूसरे से मिलना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है. सारे फैमिली मेंबर्स अगर एक साथ बैठकर एक वक्त पे खाना खा रहे हैं, कुछ ना भी बोलें, जी. फिर भी इनके दिल मिल रहे हैं. जी. और अगर बोल रहे हैं तो बहुत सी प्रॉब्लम्स खुद ब खुद सॉल्व हो रही हैं. ये तीसरा बहुत ज़रूरी होता है. चौथी चीज़ जो बड़ी अहम समझी जाती है घरों को जोड़ने से मुताल्लिक, वो चीज़ होती है कि हम लोग जिस काम को भी कर रहे हों वो अपना समझ के करें. जी. अगर मैं अपने घर के अंदर सोचूं मेरे भाई का काम है, नहीं, मेरे भाई का काम नहीं, मेरा काम है. मेरे हस्बैंड का काम है, नहीं, मेरा काम है. और अब
ये तो क्लोज थे, ऊपर चले आइए, मेरी मदर इन लॉ का काम है, नहीं मेरा काम है। अगर मैं ये सोच लूं कि मेरी मम्मी की दवा नहीं, मैं अपनी दवा के लिए आगे बढ़ रही हूँ, खुद ब खुद जज्बा चेंज हो जाएगा। जैसे नीयत चेंज होती है, अमल पे उसका असर पड़ता है। एक और चीज़ जो मैं लास्ट में इसमें इजाफा करना चाहूँगा, जो घरों को जोड़ने के लिए बहुत ही अहमियत रखती है, वो चीज़ है इंसान का एक दूसरे को मिलते वक्त अपने चेहरे के एक्सप्रेशन को कैसा पेश करना है। जी। कभी कभी इंसान के अंदर का दर्द भी होता है, फिर भी चेहरे की मुस्कुराहट सामने वाले के दिल को जोड़ देती है। बिल्कुल। आप मुस्कुराहट से मिलने के बाद फिर अगर अपने दर्द को बयान करेंगे तो उसका अंदाज बदल जाएगा, लेकिन अगर सीधे जाकर अपने दर्द को बयान करेंगे तो उसका अंदाज और होगा। लिहाजा इस चीज़ को हम अपनी फैमिली में, और ख़ास तौर से डॉक्टर साहब यकीनन अपने उसमें इसका इस्तेमाल करते होंगे, ये जो घर के अंदर कोई आता है उस मौके के ऊपर आपका एक्सप्रेशन, उसको बड़ी अहमियत मिलती है। कि मसलन अगर कोई थका मांदा सुबह से लेकर शाम तक थक के कोई अपने घर वापस आया है, अब अगर घर के माहौल में उसको सबके चेहरे खिंचे हुए दिखाई दे, उसकी बाहर की खुशी घर आने के बाद सब काफूर हो गई। कभी कभी होता है, बाज हस्बैंड कहते हैं कि मुझे ऑफिस में ज़्यादा सुकून मिलता है, घर में नहीं मिलता। घर से, उसका रीज़न यही होता है। लिहाजा मैं इल्तिमास करूँगा अपने दोस्तों से, बरादरान से, कि इन चीज़ों के ऊपर ज़रूर अमल। रोहित सफ़र साहब, आपसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो जिससे एक्चुअली रिश्ते बिखर जाते हैं, तो हम ऐसे कौन से अमल है जो हम अवॉइड करें, खास तौर पे जॉइंट फैमिली? बिल्कुल, सबसे पहली चीज़ जो है वो जो मना किया गया है कि इंसान को किसी भी मामले में झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए। जी। झूठ एक ऐसी लानत है कि जिसके ज़रिए से रिश्ते, ख़ानदान सब बिखर जाते हैं, समाज बर्बाद हो जाता है। झूठ नहीं बोलना चाहिए, जी। सबसे अहम चीज़ है। दूसरी चीज़ है कि इंसान को ज़िद्दी नहीं होना चाहिए। आपके सीरियल में देखिए, पेरेंट्स जो है अपनी ज़िद पर अड़े हुए हैं, क्योंकि रिवायत में है कि जब इंसान ज़िद पर आ जाता है तो ज़िद, ये जो इंसान ज़िद्दी हो जाता है तो ज़िद्दी इंसान के लिए शुरुआत जहालत पे होती है, और जब वो ख़त्म होता है, अपनी ज़िद से नीचे आता है तो शर्मिंदगी होती है, सिर्फ निदामत और शर्मिंदगी होती है। तीसरी चीज़ जो ज़रूरी है हर इंसान के लिए कि वो मक्कारी ना करे, खुदा और मक्कारी ना करे। क्यों? इसलिए कि जब इंसान मक्कार हो जाता है तो फिर किसी चीज़ पे उसको भरोसा नहीं होता। रिवायत में यह है कि मक्कार इंसान ऐसा होता है कि अच्छाइयों को भी देखता है, इनरा हसनतन दफना, अच्छाइयों को देखता है तो उसको भी दफन कर देता है, और बुराइयों को देखता है तो अफशाहा, उसको खोल के रख देता है। लिहाजा इंसान को ज़िद्दी नहीं होना चाहिए, और इसी तरीके से इंसान को अपनी रफ्तार में ऐसा किरदार नहीं पेश करना चाहिए कि जिससे अमल में इंसान की बेएहतरामी हो, या वो क्यों? इसलिए कि रफ्तार और किरदार भी कि इंसान की एक ज़बान होती है। आप इसके बारे में गौर कर लिए, ज़बान कैसे होती है। रात भर एक इंसान जगा हुआ आया, आपने सुबह सुबह देखा, उसने आके आपको सलाम अलैकुम क्या देखा, क्या भाई खैरियत तो है, रात भर सोए नहीं? तो आपको कैसे मालूम? हमने तो कुछ नहीं कहा, तुम्हारी आंखें बता रही हैं। तो इंसान को ऐसा नहीं होना चाहिए, अमल में, अपनी रफ्तार में ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिससे सामने वाले को, यानी ये दूसरों के लिए कहा गया, लेकिन खुद अपने वाइफ हस्बैंड के दरमियान, घर के दरमियान ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे सामने वाले को तकलीफ हो, बल्कि ऐसा किरदार पेश करना चाहिए जिससे इंसान फ़ौरन एक दूसरे से करीब आ सके। इंशाअल्लाह यही दुआ करते हैं कि इस प्रोग्राम के ज़रिए जो बातें कही गई हैं, जाहिर है कि ये हम लोग चंद लोग बैठ के, और जो बैक में हैं, जिन लोगों ने लिखा है, देखा है, वो ज़्यादा से ज़्यादा 10, 20, 50, 100 जहन थे, लेकिन अब देखने वाले हज़ारों जहन हैं। अच्छे फ़िक्र और अच्छे तरीके से इसको देखें और सोचें और समझें, और इसके बाद इसके अच्छे पैगाम पे अमल करने की। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह बहुत अच्छे आंसर्स आप लोगों ने दिए। 4 लोगों ने 5-5 पॉइंट्स बताए, यानी 20 पॉइंट्स हम लोगों के सामने। किसी एक फैमिली ने भी 4-5 पॉइंट पे भी अमल कर लिया तो हमारा सवाल क्यों बिखरते हैं रिश्ते, आपका सवाल नहीं बनेगा। बिल्कुल नाज़रीन, ये तो हमारा शो यहाँ ज़रूर ख़त्म हो चुका है, मगर मसले अभी बहुत से हैं। ये तो हमने सिर्फ जॉइंट फैमिली रिलेटेड मसलों को आपके सामने रखा। हम ये नहीं कहते हैं कि न्यूक्लियर फैमिली में मसाइल नहीं होते। क्यों फ़ातिमा? बिल्कुल सही कहा आपने, न्यूक्लियर फैमिली के भी कई मसले होते हैं, और अगर हमें मौका मिला तो इंशाल्लाह हम उन्हें ज़रूर आपके सामने लेकर आएंगे, इसी तरह जिस तरह हमने जॉइंट फैमिली के मसले आपके सामने पेश किए हैं।
नाज़रीन, हमारा फाइनल एपिसोड आपको कैसा लगा आप हमें ज़रूर लिख भेजें kbhr.channelwin@gmail.com पर। ये सिर्फ तलाक से बेहतर एक सल्यूशन था, क्योंकि हम तलाक नहीं दिखाना चाहते थे, क्योंकि हम तलाक प्रमोट नहीं करते। एक तलाक भी अगर हमने शो के ज़रिए रोक दी तो हमारा शो कामयाब हो गया। नाज़रीन, आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें, हमें ईमेल्स लिखना ना भूलें। इंशाल्लाह आप देखते रहे चैनल विन, और भी दूसरे विन के प्रेजेंटेशंस हैं। जब तक आप देखते रहिए चैनल विन, पैगाम इंसानियत। शुक्रिया, खुदा हाफिज।